नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आंसर देखो पर। देखिए, राजस्थान पुलिस 2020 के लिए रसायन विज्ञान से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण मॉक टेस्ट नंबर 4 हम आपके लिए लेकर आए। ये आपकी आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो आपकी विगत परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न और आपके अभी कुछ नए प्रश्न हमने यहाँ पर लिए हैं। ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करें। लास्ट में हमने एक क्वेश्चन छोड़ा है, उसके लिए उसका आंसर आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि उसका आंसर क्या होगा। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किसे गुजारकर तैयार किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर की बात करें तो ब्लीचिंग पाउडर जो है भुजे हुए चूने पर से क्लोरीन को गुजारने के बाद में हमें ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है CaOCl2 और रासायनिक नाम जो है इसका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये इसका रासायनिक नाम है। ये इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। भुजे हुए चूने पर से क्लोरीन को गुजारने के बाद में इसको तैयार किया जाता है। अब इसके औद्योगिक स्तर पर बनाने की विधि के बारे में बात करें तो औद्योगिक स्तर पर बनाने की जो विधि है, एक तो है आपकी हेसन क्लेवर, ठीक है, और दूसरी जो विधि है इसकी बैचमैन विधि है, ठीक है। ये दो विधियां हैं, इसकी बैचमैन विधि और एक हेसन क्लेवर। इन विधियों के द्वारा इसको बनाया जाता है। देखिए, इसमें जो क्रिया है, इसकी जो रासायनिक क्रिया होती है उसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2, ठीक है। तो भुजा हुआ चूना जो है CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 और इससे बनता है CaOCl2 प्लस H2O, आपका जल बनता है। यहाँ ब्लीचिंग पाउडर और जल का निर्माण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अब आगे देखते हैं इसका उपयोग क्या है। इसका उपयोग देखिए, एक तो आप इसका उपयोग, अगर आपसे कोई पूछता है ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग के बारे में, तो इसका उपयोग है एक तो कपड़ों के उद्योग में इसका यूज़ किया जाता है, कपड़ा उद्योग में, ठीक है, कपड़ा उद्योग के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। और दूसरा इसके अंदर पेपर उद्योग में भी किया जाता है, पेपर उद्योग में, ठीक है, ब्लीचिंग के लिए, लकड़ी को ब्लीचिंग के लिए यूज में लिया जाता है, ठीक है। पीने के पानी में उपस्थित की जो कीटाणु हैं उनको शोधन के लिए, उनके शोधन में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। भुजे हुए चूने पर से क्लोरीन को गुजारने के बाद में हमें ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। तो इसका आंसर है सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं। देखिए, संभारिक जो उत्पन्न किए जाते हैं वो किए जाते हैं आपके बीटा किरण से। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। बीटा किरण के उत्सर्जन के बाद में संभारिक उत्पन्न होता है। संभारिक का मतलब क्या होता है? देखिए, संभारिक वो होते हैं जहाँ पर वे दो तत्व जिनके क्रमांक, परमाणु क्रमांक तो अलग अलग है, परमाणु क्रमांक तो क्या है, अलग अलग है, परमाणु क्रमांक अलग अलग, लेकिन उनका जो द्रव्यमान है, ठीक है, जो उनका द्रव्यमान संख्या जो है वो क्या है, समान हो, तो वो क्या कहलाते हैं, संभारिक कहलाते हैं, ठीक है। तो परमाणु क्रमांक अलग अलग हो लेकिन उनके द्रव्यमान संख्या क्या हो, समान हो, तो संभारिक होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल भी बता देता हूँ। इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं ये कि कार्बन और नाइट्रोजन, ठीक है, कार्बन और नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक जो है, परमाणु क्रमांक तो आपको पता है परमाणु क्रमांक अलग अलग है, लेकिन इनका परमाणु भार जो होता है वो 40 होता है, ठीक है, 40 होता है, लेकिन दोनों का परमाणु क्रमांक अलग अलग है। आपको पता है कार्बन और नाइट्रोजन क्या है, एक दूसरे के संभारिक है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, निम्न लवणों में सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है। देखिए, सागर के अंदर जो सागरीय जल की जो लवणता होती है उसमें सोडियम क्लोराइड के कारण इसकी लवणता अधिक होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सोडियम क्लोराइड। देखिए, इन घुले हुए लवणों के अगर बारे में एक सबसे बड़ी बात होती है, आश्चर्यजनक बात जो है कि इनका भले इन लवणों का योगदान अलग अलग हो, लेकिन इनका अनुपात जो होता है लगातार समान स्थान पर, अलग अलग हर स्थान पर इनका एक जैसा ही रहता है। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन है, लवणों में सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सोडियम क्लोराइड का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ नाव के रिएक्टर में मंदक का काम करता है। देखिए, मंदक के बारे में अगर बात करें तो मंदक वे पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग तेज गतिशील न्यूट्रॉनों की गति को कम करने के लिए किया जाता है। जो तेज गतिशील न्यूट्रॉन होते हैं, उनकी न्यूट्रॉनों की गति को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उन्हें क्या कहते हैं, हम मंदक कहते हैं। जैसे ग्रेफाइट होता है, कैडमियम की छड़ें होती हैं तथा
आपका होता है, एक होता है भारी जल होता है। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन है नाभिकीय रिएक्टर मंदक का काम कौन करता है? ऑप्शन दे रखे हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ओजोन, भारी जल और हाइड्रोजन, भारी हाइड्रोजन। देखिए भारी जल जो है ये आपका मंदक के रूप में काम में आता है, तो इसका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। भारी जल का जो सूत्र है रासायनिक सूत्र D2O है। ये जो D2 है ये ड्यूटेरियम है, ड्यूटेरियम है। और यहाँ ये ड्यूटेरियम के बारे में बात करें तो ये समस्थानिक है, समस्थानिक होता है किसका? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का क्या होता है? समस्थानिक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? देखिए न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करने वाली बात हो रही है यहाँ पर। ऑप्शन दे रखे हैं डीजल, केरोसिन, हाइड्रोजन, कोयला। तो हाइड्रोजन जो है न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। देखिए हाइड्रोजन के जो दहन के पश्चात जो गौण उत्पाद जो बनते हैं उसमें जल बनता है एक तो, और एक आपकी भारी मात्रा में ऊष्मा और ऊष्मा उत्पन्न होती है, काफ़ी तेज, काफ़ी ऊष्मा उत्पन्न होती है, और जिसका पुनर्चक्रण किया जाता है, ठीक है, किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है? ऋणात्मक आवेश के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। देखिए जो ऋणात्मक आवेश जो होता है वो होता है आपका बीटा किरण के अंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ऑप्शन दे रखे हैं बीटा, एक्स किरण, गामा किरण, अल्फा किरण। तो बीटा किरणें जो होती हैं इनमें क्या होता है? ऋणात्मक आवेश होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? द्रव्यमान संख्या के बारे में बात करें तो द्रव्यमान संख्या जो है ये नाभिक में स्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं का योग होता है, ठीक है, न्यूट्रॉनों की संख्या का योग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये, यहाँ न्यूट्रॉन की संख्या का योग होता है। तो यहाँ देखिए प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 2, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? 2, तो इनका योग कितना हो गया? 4। तो इसका द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी? 4। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, ताप एवं दबाव की समान अवस्था में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है? ऑप्शन दे रखे हैं इलेक्ट्रॉन की, अणु की, दूसरा दे रखा है आपका मूलक की, और इसका दे रखा है परमाणु की। देखिए जो ताप एवं दबाव की समान अवस्था में अगर विभिन्न गैसों के समान आयतन में जो संख्या की बात हो रही है तो अणुओं की संख्या क्या होती है? बिल्कुल समान होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। देखिए अगला प्रश्न है, शुद्ध एल्युमिनियम किसके वैद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है? देखिए शुद्ध एल्युमिनियम जो है ये वैद्युत अपघटन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ शुद्ध एल्युमिनियम के बारे में बात करें, देखिए एल्युमिनियम का जो प्रमुख अयस्क होता है, प्रमुख अयस्क होता है आपको याद रखना है, कई बार पूछा हुआ है, प्रमुख अयस्क होता है बॉक्साइट, ठीक है। अब बॉक्साइट के अंदर बारे में बात करें तो बॉक्साइट में जो होता है यहाँ पर आपके एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, ठीक है, ऑक्साइड होता है, और इसमें होता है आयरन ऑक्साइड होता है, और कुछ अशुद्धियां होती हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि इसके अंदर जो अशुद्धियां हैं इनको दूर करते हैं हम कैसे? बेयर प्रक्रम द्वारा। तो बेयर प्रक्रम द्वारा इसको क्या करता है? इसके अंदर से अशुद्धियों को दूर किया जाता है। जहाँ सिर्फ क्या बचता है अपने पास में? अलुमिना बचता है, और अलुमिना Al2O3 बोलते हैं इसको हम, अलुमिना बचता है, Al2O3 बच जाता है। अब इसका क्या करते हैं हम? विद्युत अपघटन करते हैं। अलुमिना का क्या करते हैं? विद्युत अपघटन करते हैं, और विद्युत अपघटन के बाद में हमें शुद्ध एल्युमिनियम की प्राप्ति होती है। तो यहाँ हम कह सकते हैं एल्युमिना के विद्युत अपघटन के द्वारा हम क्या करते हैं? शुद्ध एल्युमिनियम की प्राप्ति करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, एल्युमिना। तो एल्युमिना के बारे में मैंने आपको बता दिया, Al2O3 है। एल्युमिना कहाँ से मिला आपको याद रखना है, एल्युमिनियम का जो प्रमुख अयस्क होता है बॉक्साइट होता है, और बेयर प्रक्रम के द्वारा हम इसमें सिर्फ एल्युमिना प्राप्त करते हैं। बेयर प्रक्रम के द्वारा शुद्ध एल्युमिना प्राप्त करते हैं, सिर्फ एल्युमिना प्राप्त होता है, और एल्युमिना की जब हम विद्युत अपघटन करते हैं तो यहाँ हमें क्या मिलता है? शुद्ध एल्युमिनियम मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, और लास्ट में हमने जो क्वेश्चन छोड़ा है उसका आंसर आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ते की परत को चढ़ाने को क्या कहते हैं? देखिए पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को जो कहते हैं हम यशदीकरण। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया? देखिए जो इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण जो किया गया था वो R.A. मिल्कन ने किया था, ठीक है, R.A. मिल्कन ने। तो आप इसका आंसर हो जाएगा, मिल्कन ने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। इन्होंने तेल बूंद प्रयोग द्वारा इलेक्ट्रॉन पर आवेश विधि का निर्धारण किया था, आवेश निर्धारण विधि को तैयार किया था। तेल बूंद, ठीक है, आपको याद रखना, तेल बूंद आपके प्रयोग द्वारा, तेल बूंद प्रयोग द्वारा इन्होंने इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण
किया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। देखिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीयता है। देखिए शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीय ऑप्शन दे रखे हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नियोन के अंदर जो है शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीयता होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, देखिए अगला प्रश्न है, किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किन की अलग संख्याओं की उपस्थिति के कारण होता है। देखिए न्यूट्रॉन की अलग संख्या होने की वजह से इनकी समस्थानिकों के बीच अंतर आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है। लुईस अम्ल नहीं है, इसके बारे में बात हो रही है। लुईस अम्ल के बारे में बात करें तो देखिए वह यौगिक जिस एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म तो ग्रहण करते हैं और उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही को ही हम क्या कहते हैं, आपके लुईस अम्ल कहते हैं। तो हमारा प्रश्न है लुईस अम्ल, ऑप्शन दे रखा है NH3, AlCl3, FeCl3 और आपका BF3। ठीक है, देखिए इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन NH3। देखिए NH3 जो है ये एक लुईस अम्ल नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित रासायनिक तत्वों में से किस एक तत्व की अपने सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है। देखिए ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में बात हो रही है, ऑप्शन दे रखे हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और फ्लोरीन। तो जो फ्लोरीन जो है इसकी जो यौगिक है इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, अपने सभी यौगिकों में समान होती है इस तत्व की। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न जो है हमने आपके लिए छोड़ा है, इसका आंसर आपको बताना है, रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की। इसका आंसर क्या होगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऑप्शन दे रखे हैं पियरे क्यूरी, ऑप्शन दे रखा बी मैरी क्यूरी, सी ऑप्शन दे रखा जे थॉमसन, डी ऑप्शन दे रखा हेनरी बैक्वेरेल। तो ये इसका आंसर आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, कमेंट करके जरूर बताएं। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में। धन्यवाद दोस्तों।